Hello, dear students. Myself, Dr. Nishi Seth, Assistant Professor, Ancient History Department, SS Khanna Girls Degree College. Today, we will discuss about the epigraphical sources of ancient India. प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के अभिलेखीय साक्ष्य। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों ही स्रोतों का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। अगर पुरातात्विक स्रोतों की बात की जाए तो पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेखीय साक्ष्य अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अभिलेखीय साक्ष्यों से तात्पर्य उन साक्ष्यों से है जो किसी भी शिला, किसी भी गुफा, किसी भी स्तंभ पर राजाओं द्वारा, भारतीय शासकों द्वारा राजकीय आज्ञा अथवा राजाज्ञा अथवा किसी धार्मिक उद्देश्य से उत्कीर्ण कराए गए थे। भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोतों के रूप में अभिलेखीय साक्ष्य इस संदर्भ में भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये समय और बदलते परिवेश के साथ परिवर्तित नहीं हुए। इन साक्ष्यों से हमें न केवल राजनीतिक इतिहास की बल्कि जानकारी मिलती है, बल्कि उस समाज की, उस काल के धार्मिक प्रथाओं की, धार्मिक ज्ञान की और साथ साथ शासकों के साम्राज्य विस्तार की भी जानकारी मिलती है। अगर हम अभिलेखीय साक्ष्यों के परिभाषा की बात करें तो we can define epigraphy as the inscription. Inscription and epigraphy is the study of inscription or epigraph as the writing. It's the science of identifying graphism, clarifying their meaning, classifying their uses according to dates and cultural contexts, and drawing conclusion about the writing and writers. भारतीय इतिहास में अगर हम देखें तो वी कैन फाइंड द अर्लीस्ट डेसिफर्ड एपिग्राफी फाउंड इन इंडिया आर द एडिक्ट्स ऑफ अशोका, एडिक्ट्स ऑफ चंद्रगुप्ता, एडिक्ट्स ऑफ स्कंदगुप्ता, एडिक्ट्स ऑफ रुद्रदामन। सबसे प्राचीन भारतीय अभिलेख शासक अशोक के हैं। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद भेरी घोष को त्याग दिया और भेरी घोष को त्यागने के बाद उसने धम्म की नीति का पालन किया और इस धम्म की नीति के तहत ही सर्वप्रथम भारतीय इतिहास में अशोक ने अभिलेख उत्कीर्ण कराए। ये अभिलेख जनता को आदि राजाज्ञाएँ भी थी, कुछ अभिलेख धार्मिक घोषणाएँ भी हैं और साथ ही साथ कुछ अभिलेख अशोक के सहिष्णु शासक होने के प्रमाण भी हैं। अगर हम बात करें तो अशोक के अभिलेख हमें उसके साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों से मिलते हैं और अशोक के इन अभिलेखों से उसकी धम्म नीति का पूरा ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है, उसके साम्राज्य विस्तार की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है। साथ ही साथ अशोक के द्वारा किए गए लोकोपकारी जन कल्याणकारी कार्यों की जानकारी भी मिल जाती है और इसके साथ साथ उसके साम्राज्य में निवास करने वाली जातियों, उसकी सीमा पर निवास करने वाली उसके पड़ोसी राज्यों और उनके शासकों के बारे में भी विस्तृत जानकारी हमें अशोक के अभिलेखों से मिल जाती हैं। अशोक के अभिलेख मुख्य रूप से ब्राह्मी लिपि, अरमाइक लिपि, खरोष्ठी लिपि में उत्कीर्ण कराए गए थे। लिपि के साथ साथ यदि भाषा पर बात करें तो अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत है, जो उस समय की एक आम जन की भाषा थी, आम बोलचाल की भाषा थी। जैसा कि आज हम लोग देखते हैं कि उत्तर भारत में हिंदी, भोजपुरी आम बोलचाल की भाषा है, दक्षिण भारत में तमिल, कन्नड़ आम बोलचाल की भाषा है। उसी तरीके से अशोक के शासनकाल में प्राकृत आम बोलचाल की भाषा थी। तो अशोक जनता को अपने आदेशों से परिचित कराना चाहता था। अशोक उन राजाज्ञाओं से जनता को भली भांति सरलतापूर्वक उनका
उन तक पहुंचाना चाहता था, इसीलिए ये अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए। अगर हम बात करें कि अभिलेखों के प्रकार की, तो अभिलेख हमें स्तंभ अभिलेख, गुहा अभिलेख और शिलालेख के नाम से प्राप्त होते हैं। अशोक के अभिलेखों में हमें ये सारी श्रेणियां देखने को मिलती हैं। उसके साथ स्तंभ लेख हमें प्राप्त हुए हैं, उसके हमें गुहा अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। 13 शिलालेखों के लिए अशोक भारतीय इतिहास नहीं बल्कि विश्व के इतिहास में भी प्रसिद्ध है। एंड उसके साथ साथ उसके लघु शिलालेखों की भी श्रेणी हमें प्राप्त होती है। अशोक के साथ साथ अगर हम बाद के शासकों में देखें, तो गुप्त शासकों ने भी बड़ी भारी संख्या में अभिलेखों को उत्कीर्ण कराया। इन अभिलेखों के माध्यम से हमें उनके प्रशासन, उनके द्वारा किए गए युद्ध, उनकी विजय और उसके साथ साथ साम्राज्य विस्तार की भी जानकारी प्राप्त हो जाती है।